Hello everyone, welcome to Analyzer GS. This is the very second lecture of बिहार स्पेशल सीरीज जो हमने शुरू किया है क्रैकर सीरीज के नाम से। तो आपने पहला वीडियो देख ही लिया होगा पॉलिटी का, एंड थैंक यू फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। एंड आज हमने एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मेडिवल हिस्ट्री करने का सोचा था, बट एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को जब हम उसको फैक्ट्स को एक जगह कर रहे थे तो एंशिएंट हिस्ट्री के इतने ज़्यादा फैक्ट हो रहे थे कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंशिएंट प्लस मेडिवल अगर एक साथ किया जाए तो इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री को एक जगह किया जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री को जब मिसलिनियस हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री बहुत छोटा है, जब मिसलिनियस हिस्ट्री पढ़ेंगे हम मिसलिनियस पढ़ेंगे जब हम सेंसस करेंगे या बजट करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसके साथ लास्ट पार्ट में हम मेडिवल हिस्ट्री को ऐड कर देंगे। और आज हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के साथ। हाँ, आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि करंट अफेयर्स का सीरीज कंटिन्यू रहेगा। हम फैब का वीडियो आज या कल तक में आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम इसलिए लगता है ना, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, फिर PYQ निकालना होता है, देखना होता है, उस हिसाब से कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। टॉपिक्स तो कुछ भी रैंडम हम पढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा सीरीज का नाम आपको पता ही है PYQ टू FYQ। सो वी आर फोकसिंग ऑन FYQ से PYQ कैसे, PYQ से FYQ कैसे निकाला जाए। सो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है वीडियोस आने में, बट आप निश्चिंत रहना, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके एग्जाम से 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि आप बार बार रिवीजन कर सको। सो ट्रस्ट एनालाइजर GS फॉर करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें जैसे आप बनाए रखे हुए हैं, और इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। तो शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट एंशिएंट हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट एंशिएंट हिस्ट्री, राइट। अब एंशिएंट हिस्ट्री हम कैसे स्टार्ट करेंगे ना, सी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम देख लेते हैं, हम कैसे इस पूरे लेक्चर्स पे चलेंगे। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टोन एज? देखो, इस वीडियो में ना एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के प्रोस्पेक्टिव को रखा जाएगा रेदर देन नेशनल, क्योंकि बहुत सारा जो नेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल एंशिएंट हिस्ट्री है वो बिहार से रिलेटेड है, बहुत अच्छा खासा पीरियड बिहार से रिलेटेड है। तो आपको दोनों में ओवरलैप दिखेगा, बट वी विल फोकस दैट पार्ट दैट यू हैव नॉट रेड इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो हमारा यहाँ फोकस रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के प्रोस्पेक्टिव में एंशिएंट हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले हम स्टोन एज को कंप्लीट करेंगे, ओके। आफ्टर दैट वैदिक पीरियड एंड आफ्टर दैट महाजनपद्स। कौन सा? महाजनपद्स, राइट। आफ्टर दैट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उसके बाद मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर, मौर्य एंड गुप्ता, राइट। पहले हम स्टोन एज, फिर वैदिक पीरियड, फिर महाजनपद, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म, फिर मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड। इसके प्रोस्पेक्टिव में इंडिया में जो हुआ वो हुआ, बिहार में क्या क्या हुआ इन प्रोस्पेक्टिव में। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग बिहार एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ टाइमलाइंस हम क्लियर करते हैं। आपको पता होगा ना स्टोन एज में कितने पीरियड्स होते हैं? एक पैलेयोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक भी जोड़ लो, बट अब टाइम लाइन में बोल रहा हूँ 2.5 मिलियन से लेकर के 10,000 तक, 10,000 BC तक, ठीक है। फिर 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक, 8,000 BC तक, फिर 8,000 से लेकर 4,500 BC तक। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज आ जाता है जो कि IVC है जो 2500 BC तक चलता है। फिर चाल्कोलिथिक पीरियड आ जाता है, उसी का कंटेम्प्रेरी है चाल्कोलिथिक पीरियड, जिसको कॉपर एज कहते हैं, कॉपर एज, राइट। कॉपर एज ये भी उसी पीरियड में चलता है 2500 से लेकर के इतना। उसके बाद फिर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग ऐसे चलेंगे, स्टोन एज को पहले करते हैं। उससे पहले हम कुछ बातें याद रखते हैं, हिस्ट्री क्योंकि पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी आप देख लो। आपको क्या पता है? प्री हिस्ट्री, आप बहुत जगह सुना प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री। इस तीनों में क्या आपको अंतर पता है? क्या अंतर है? देखो, प्री हिस्ट्री वो होता है ना जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्टोन एज जैसे था, स्टोन एज में क्या आपको रिटन एविडेंस मिलेगा? कुछ कैसे मिलेगा? वहां पे लोग मतलब इतना एडवांस ही नहीं थे, तो लिखने पढ़ने की तो बात बहुत दूर तक आ जाती है। तो वहां पे क्या एविडेंस रहेगा उसके बेसिस पे ही वो जज किया जाएगा ना। आपको मतलब क्या चीज मिलता है, पोट्री मिलता है या उनका रहने का कुछ मटेरियल मिलता है, मतलब जो भी चीज वहां पे पाया जाता है उससे ही आप जज कर पाओगे ना। तो वहां पे कुछ रिटर्न तो नहीं मिलेगा ना आपको, उस जिसमें रिटर्न एविडेंस ना मिला हो आपको, जैसे बोन का ऑर्नामेंट्स हो जाएगा, बोन इंप्लीमेंट्स हो जाएगा, माइक्रोलिथ्स हो जाएगा, ये सब पाया जाएगा आपको। इसी से आप उसका कार्बन डेटिंग करके उसका एज निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि ये पीरियड जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड है, मतलब स्टोन एज का पीरियड है। तो जिसमें रिटर्न एविडेंस ना मिले उस पीरियड को क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। अब जिसमें रिटर्न एविडेंस तो मिलेगा, रिटर्न एविडेंस मिला है, बट आप उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं उसको, कि आप उसको मतलब मिला तो है बट आप उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो उस वैसे पीरियड जैसे कि IVC है,
मिला तो है हमें रिटन एविडेंस कि क्या क्या है, क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन था, मिलेगा ही, मिला है, बट हम उसको पढ़ नहीं पाए, अभी तक उसको डिसिफर नहीं कर पाया है। तो इस पीरियड, इस पीरियड को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। पहला प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में जहां पे मिला भी हो और हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं, डिसिफर भी कर पा रहे हैं, इस पीरियड को क्या कहते हैं, हिस्ट्री, राइट। ये बेसिक्स था ताकि आप मतलब कंफ्यूज ना हो, अगर मैं कहीं प्री हिस्टोरिक बोलूं, प्रोटो हिस्टोरिक बोलूं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया था। और कुछ थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन के स्टडी को क्या कहते हैं, पता है आपको? इंस्क्रिप्शन के स्टडी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपिग्राफी। याद रखना, क्या? एपिग्राफी। उसके बाद ओल्ड राइटिंग्स जो होते हैं ना, ओल्ड राइटिंग्स मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन हुआ, ओल्ड राइटिंग्स इन इंस्क्रिप्शन, ओल्ड राइटिंग इन इंस्क्रिप्शन, इसको क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी, ठीक है। और फॉसिल्स के स्टडी को क्या कहते हैं भैया? फॉसिल्स के स्टडी को कहते हैं प्लेंटोलॉजी, प्लेंटोलॉजी, ठीक है। एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन, ओल्ड राइटिंग इंस्क्रिप्शन के स्टडी को कहते हैं पैलियोग्राफी, एंड फॉसिल्स के इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, स्टडी को क्या कहते हैं, प्लेंटोलॉजी, राइट। अब हम शुरू करते हैं। ये था, थोड़ा फ्रेमिंग करना पड़ता है ना भैया, बैकग्राउंड जब तक नहीं हुआ नहीं कर पाएंगे, बैकग्राउंड जब तक नहीं होगा तो बॉलिंग कैसे अच्छे से होगा। तो बैकग्राउंड अगर आपको समझ में आ गया तब ना आप कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो आपको मैं डायरेक्ट शुरू कर दूं हिस्ट्री क्या है, ये क्या है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। पढ़ा होगा आपने बट कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जो मेरा फ्लो है बोलने का, मेरा समझाने का तरीका है, उसके लिए बैकग्राउंड बहुत नेसेसरी था, इसलिए मैंने बैकग्राउंड पहले आपको क्लियर कराया। लेट्स स्टार्ट विद सोर्स ऑफ एंशिएंट, AHB मतलब एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है। अब इतना कौन बड़ा लिखेगा भैया, ठीक है। यहां से हमको दो तरह का सोर्स मिलता है, एक आर्कोलॉजिकल सोर्स, आर्कोलॉजिकल सोर्स, दूसरा हमें मिलता है लिटरेरी सोर्स। क्या? लिटरेरी सोर्स, ठीक है। देखो कुछ चीजें याद रखेंगे हम। आर्कोलॉजिकल सोर्स आपको पता ही होगा क्या क्या मिला है हमें प्री हिस्टोरिक एरा में, क्या क्या मिला है, जैसे कि पोइट्री मिला है, स्टोन टूल्स मिला है, बोन इम्प्लीमेंट्स मिला है, मैक्रोलिथ्स मिला है। तो ये आर्कोलॉजिकल सोर्स होते हैं जो कि मिले हुए हैं। मतलब ये पूरा हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो आपको ये इंपॉर्टेंट, देखो ये चीज आपने पढ़ा होगा एंशिएंट में क्या मिलता है, इस पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे बिहार, क्योंकि हमने पहले बोला था हम यहाँ पे बिहार को फोकस करेंगे। तो बिहार के रिस्पेक्ट में ये कौन से प्लेस जो इंपॉर्टेंट हैं ये याद रखना आप, ठीक है। एक तो मुंगेर, एंशिएंट का बात है ना, कुछ ना मिले तो मुंगेर मार दो भैया, मुंगेर ऑप्शन में है तो मुंगेर। दूसरा चिरहंद, ये कहाँ पे है भैया? ये है सारण में, याद रखना, सारण में। तीसरा चेचर, ये कहाँ पे है? वैशाली में, राइट। फिर मानेर, क्या है? पटना, पटना। फिर सोनपुर, ये कहाँ पे है? सारण, राइट। अब आप देख लो कि आर्कोलॉजिकल, क्योंकि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का बात हो रहा है, तो तीन हमें कहाँ से एविडेंस मिलता है, क्योंकि हम तो सब थे नहीं, तो हम एविडेंस के बेसिस पे ही हम उसको डिसिफर कर पाएंगे कि ये किस एज में था। तो आर्कोलॉजिकल सोर्स के बेसिस पे हम बिहार के प्लेसेस को देखते हैं जो कि हमें बताता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा ये हिस्ट्री था। मतलब एक प्लेस है मुंगेर, दूसरा है चिरहंद जो कि सारण में है, तीसरा है चेचर जो वैशाली में है, चौथा मानेर और सोनपुर। आप ये याद रखना, पूछ लेगा आपको कौन सा प्लेस कहाँ कहाँ है, क्या ये प्लेस था, ये प्लेस था, ये सारण और वैशाली नहीं देगा आपको, चिरहंद, चेचर, मानेर, सोनपुर, क्या इनमें से कौन सा एंशिएंट साइट नहीं था। तो आप कैसे करेंगे, आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, बट आप समझ लो कि ये आपको याद रखना है, मानेर, चिरहंद, चेचर, चेचर, सोनपुर, मानेर। चिरहंद कहाँ है? सारण में। चेचर कहाँ है? वैशाली में। मानेर कहाँ है? पटना में। सोनपुर कहाँ है? सारण में। तो ये था आपका आर्कोलॉजिकल सोर्स, जो कि खुदाई करके मिला है, कि खुदाई करके पता चला है कि कहाँ कहाँ हमें ये चीज मिला है बिहार में, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में, ठीक है। अब आते हैं लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का क्या क्या एविडेंस है? लिटरेरी सोर्स का क्या क्या एविडेंस है? एक तो भैया बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये सब नाम ना रिपीट होगा, फिर आप देख लेना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्र निकाया, ठीक है, राइट, अंगुत्र निकाया। फिर दूसरा है दिग्ग निकाया, ठीक है। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जहां से हमें एविडेंस मिला है कि लिटरेरी सोर्स का, कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में क्या ये प्लेस था, उनका मेंशन था। तो ये था, ये कहां पे मिला है हमें कि बिहार में ये प्लेस जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री में था। तो ये कहां मिला है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अंगुत्र निकाया, दिग्ग निकाया। फिर जैनिज्म का टेक्स्ट है जिसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है। उसी तरह फिर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उससे भी हमें पता चलता है। ये सब लिटरेरी सोर्स हैं, ठीक है, ये सब लिटरेरी सोर्स हैं। किससे? बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, अंगुत्र निकाया, भगवती सूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फिर मेगास्थनीज का इंडिका, ये सब से हमें क्या पता चलता है कि बिहार में एंशिएंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री का सोर्स था, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये था बैकग्राउंड। अब हम शुरू करते हैं मेन हिस्ट्री जो हमें पढ़ना है। एंशिएंट को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? पैलियोलिथिक, स्टोन एज को क्लासीफाई कैसे करते हैं हम? अरे यार एक मिनट बॉस, एक मिनट।
पैलियोलिथिक एज, फिर मेजोलिथिक एज, एंड देन नियोलिथिक, फिर चाल्कोलिथिक। लिथिक मतलब क्या होता है पता है? स्टोन, ठीक है, ये याद रखना। लिथिक मतलब स्टोन एज, इसलिए स्टोन कहता है। लिथिक मीन्स स्टोन, इसलिए स्टोन एज, राइट। अब हम पैलियोलिथिक में देखेंगे, यहाँ पे क्या था आपको पता ही है, हंटर गैदरर्स फूड के लिए हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटर एंड गैदरर्स फूड के लिए ये क्या थे, यहाँ पे सबसे प्री नोमैडिक लाइफ था ये पैलियोलिथिक एज का, जैसे आप पढ़े होगे ना। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे, आपको इसका जो एविडेंस है ना ये याद रखना। अगर पैलियोलिथिक का पूछे तो मुंगेर के साथ जाना, बिहार के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, एंशिएंट के रिस्पेक्ट में नहीं। बिहार के रिस्पेक्ट में, अगर एंशिएंट बिहार के रिस्पेक्ट में आप देखो तो पैलियोलिथिक एज की अगर डिस्कशन हो तो आप मुंगेर के साथ जाना, राइट। अब आता है मेजोलिथिक एज। यहाँ पे ह्यूमन जो था ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को स्टार्ट कर दिया था। पहला कौन साइड था इंडिया में? मेहरगढ़। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ शुरू हुआ था? आदमगढ़, MP एंड बागोर, राइट। मेहरगढ़ तो उसके लिए था एग्रीकल्चर, बागोर ह्यूमन सेटलमेंट का पहला ही है। आदमगढ़ यूपी में है, MP में है, और बागोर कहाँ है? राजस्थान में, राइट। ये किसके लिए शुरू किया था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पहली बार कहाँ शुरू हुआ था? जहाँ पे फाउंड हुआ था आदमगढ़ और बागोर में। ये इंडिया के रिस्पेक्ट में है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे ही मैंने बता दिया था। बट बिहार के रिस्पेक्ट में आते हैं हम। बिहार के रिस्पेक्ट में ये मुंगेर में ही मिलेगा, याद रखना, मुंगेर, साउथ बिहार, ठीक है। मुंगेर दिखे, साउथ बिहार दिखे, यहाँ पे एविडेंस है मेजोलिथिक पीरियड का। अब नियोलिथिक सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, सही बता रहा हूँ मैं आपको, नियोलिथिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इनको रब कर देते हैं अपन। पैलियोलिथिक देख लिया हमने, कहाँ पे? मुंगेर। मेजोलिथिक भी देख लिया, कहाँ पे? मुंगेर। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो चुका था। पहला इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो तो कहाँ हुआ था? आदमगढ़, MP, एंड दूसरा बागोर, राजस्थान, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं नियोलिथिक एज। थोड़ा बोरिंग है, आई नो, बट है तो है, क्वेश्चन तो आएगा तो फिर बोरिंग थोड़ा ना समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होता है ना, क्योंकि लोग वहाँ पे डोमेस्टिकेशन करने लगते हैं और यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करने लगते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सरप्लस हो जाता है, तो ट्रेड के बारे में सोचने लगते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा मेजोलिथिक से अच्छा हो जाता है, लोगों को सेटल लाइफ हो जाता है, ठीक है। सेटल लाइफ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लोग ट्रेड करने लगते हैं, अपना अपना विकास करने लगते हैं, हर चीज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पे प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेसेस। कौन सा प्लेसेस था? जैसे मैंने जितने भी प्लेसेस पहले बताए थे ना, जैसे चिरहंद, ये कहाँ पे भैया? ये सारण में है। कहाँ पे? सारण में। चेचर, ये कहाँ है? वैशाली, राइट। उसके बाद मानेर कहाँ है? पटना। फिर सनूर, ठीक है, सनूर, ये कहाँ है? रोहतास। ये समझ में आया? एक प्लेस है आपका चिरहंद, चेचर, मानेर, सनूर। ये जो प्लेसेस है ना, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं नियोलिथिक एज के। किसके एज के? नियोलिथिक। बिहार में ज्यादातर अगर कुछ पाया गया है ना तो नियोलिथिक एज में पाया गया है, राइट। इतना दिमाग में अच्छे से बसा लो, बिहार में सबसे ज्यादा किस एज में पाया गया है? नियोलिथिक एज में, राइट। चलो भैया, नियोलिथिक भी कंप्लीट। अब हम आते हैं आपके चाल्कोलिथिक, जिसको क्या कहते हैं? कॉपर एज, राइट। चाल्कोलिथिक पीरियड, इसको क्या कहते हैं? कॉपर एज, राइट। कॉपर एज। ब्रॉन्ज एज किसको कहते हैं? IBC को, समझ गए। यहां पे भी वही प्लेस होंगे, चिरहंद, चेचर, मानेर, सानोर। चिरहंद, चेचर, मानेर, मतलब ये प्लेसेस याद रखना, बिहार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरहंद, चेचर, मानेर, सानोर। तो आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि कौन सा है। पहला कौन सा था? पैलियोलिथिक एज, मुंगेर। मेजोलिथिक एज किसके साथ जाएंगे? मुंगेर के साथ। फिर नियोलिथिक एज किसके साथ जाएंगे? चिरहंद, चेचर, मानेर, रोहतास, याद करो आप, सोनपुर, याद हो गया? ये सब प्लेसेस हैं। उसके बाद फिर मेजोलिथिक में, चाल्कोलिथिक में भी यही सब पेज आएंगे, यही सब प्लेसेस आएंगे। तो ये सब आप रिवीजन करोगे ना बार बार। इसको मैंने कहा है ना आपको, इस वीडियो को आप 2 बार × 2x, 2 टाइम्स × 2x देख लो, कंप्लीट बिहार स्पेशल। अब आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम में क्लिक कर जाएगा, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आया है, ठीक है, उसी को डेप्थ एनालिसिस करके, राइट। अब हम आते हैं वैदिक पीरियड में। आपको ये पता था ये किसका है? आर्यंस आए थे हमारे यहाँ, जहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यहाँ वैदिक पीरियड में आर्यंस आए थे। इनके पीरियड को 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक अर्ली वैदिक, कौन सा? एक अर्ली वैदिक, दूसरा लेटर वैदिक, ठीक है। एक अर्ली वैदिक, दूसरा लेटर वैदिक। इनका पीरियड क्या होगा?
1500 से लेकर 1000 BC, राइट। उधर का याद था ना आपको, 2.5 मिलियन ईयर से 10,000 तक पैलियोलिथिक, 10 से 8 मेजोलिथिक, 8 से 4 नियोलिथिक, फिर उसी तरह ब्रॉन्ज एज 2500 BC, फिर चाल्कोलिथिक उसी का कंटेम्प्रेरी, आयरन एज लेटर वैदिक को कहते हैं आयरन एज, क्योंकि अर्ली वैदिक में आयरन नहीं मिला था। अब वैदिक पीरियड में दो भाग में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक कब है? 1000 से लेकर के 1500 से लेकर 1000 BC, और लेटर वैदिक कब है हमारा? 1000 से लेकर 600 BC, और इसी में 800 BC के आसपास आयरन का इन्होंने डिस्कवरी किया था, जिससे आयरन एज स्टार्ट हुआ, राइट। अब यहां तक हमने कर लिया। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि जो अर्ली वैदिक एज है ना, अर्ली वैदिक एज जिसको प्री वैदिक एज या ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि ऋग्वेद यहीं पे बना था इसलिए ऋग वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको, वैदिक सिविलाइजेशन तो पूरे को कहते हैं। अब इसको जो भी नाम दे आप समझ जाना। अर्ली वैदिक पीरियड जो कब से था? 1500 से लेकर 1000 BC तक। इसका जो है ना, इसका एक्सटेंड बिहार तक नहीं था, बिहार तक इसका एक्सटेंड नहीं था, ठीक है, बिहार तक इसका एक्सटेंड नहीं था। बट लेटर वैदिक एज का एक्सटेंड बिहार तक था, एज का एक्सटेंड बिहार तक था। क्योंकि उस वक्त कैसे बिहार तक था अभी आपको मैं बताता हूं ये कहानी। देखो, अर्ली वैदिक एज तक आयरन बना नहीं था, लोगों के पास वैसा कोई बहुत ज्यादा हथियार नहीं था, क्योंकि ये प्लेन जो है, एक मिनट, इसको आप थोड़ा सा कंसेप्ट के बेसिस पे समझ लो भाई। फिगर मैं बना देता हूँ बिहार का, ठीक है, ऐसे है बिहार, ये रहा, ठीक है। जब यहाँ से लोग आते थे, क्योंकि इधर से आए थे, ऐसे आते थे लोग, तो यहाँ पे ना बहुत जंगल हुआ करता था, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास उतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, तो लोग काट नहीं पाए, तो लोगों को लगा कि यार छोड़ो उस एरिया को, मतलब वो अनडिस्कवर्ड एरिया रह गया उन लोगों के लिए, तो वो वहीं तक सीमित रह गया, क्योंकि ये गंगा प्लेन्स का एरिया था पूरा, तो लोग आगे तक देखे ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा जंगल था घना, क्योंकि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता है उधर पूरा जंगल है। तो उनको लगा कि इस एरिया को छोड़ो, तो वहां तक उन्होंने, क्योंकि उनके टूल्स ही नहीं था कि वो कट करके उसको डिस्कवर कर पाए। जब लेटर वैदिक एज आया, इसलिए अर्ली वैदिक एज का एक्सटेंड बिहार में नहीं है, याद रखना। लेटर वैदिक एज का एक्सटेंड इसलिए बिहार में है क्योंकि 800 BC में आयरन का डिस्कवरी हो चुका था, उनके पास आयरन टूल्स उनके पास आ चुके थे, तो अब आराम से जंगल कट सकता है। इसलिए लेटर वैदिक एज पीरियड में आयरन के डिस्कवरी के कारण बिहार में इनका एक्सटेंड है, राइट। अब ये चीज यहां कर चुके हैं, तो अब लेटर वैदिक एज में कहां तक इनका एक्सटेंड है ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो गंडक है ना, गंडक रिवर आपको पता है ना, यहां से आता है, सोनपुर से घुसता है, ये हाजीपुर वैशाली, है ना, वैशाली में आकर, हाजीपुर में आके ये गंगा में संगम हो जाता है इनका, ठीक है, किसका? गंडक रिवर का। ये इनके बैंक्स है ना, ये जो बैंक है ना इनका, ये बैंक, इसमें ही ये सिचुएटेड है, ठीक है। ये लेटर वैदिक पीरियड हाजी गंडक रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, और ये इनका संगम कहाँ होता है? बिहार में। ये मैं हम रिवर में अच्छे से करेंगे, बट याद रखो ऑन द बैंक्स ऑफ गंडक रिवर लेटर वैदिक पीरियड जो है वो है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा लेटर वैदिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, बिहार जो है ना, बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया जो है ना, बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया पहली बार कहाँ मेंशन हुआ था पता है आपको? सतपथ ब्राह्मणा, ठीक है, याद रखना, सतपथ ब्राह्मणा, राइट। उसके बाद ये भी 800 BC के आसपास ही कंपोज हुआ था, इसको भी 800 BC आसपास ही कंपोज किया था। इसमें बिहार का क्या नाम दिया था? बिहार का नाम क्या दिया था पता है? वेधा, याद रखना। बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में सबसे पहली बार कहां पे मेंशन हुआ था? सतपथ ब्राह्मणा, जो 800 BC पे लिखा गया था लेटर वैदिक पीरियड में। इसमें बिहार को किस नाम से मेंशन किया गया था? बिहार को मेंशन किया गया था वेधा से। किससे? वेधा से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है त्रिहुट, ये कहना चाहते थे त्रिहुत मिथिला रीजन, याद रखना, त्रिहुत मिथिला रीजन, ठीक है। इसका नाम क्या दिया था इन्होंने? वेधा, याद रखना, वेधा। बिहार का सतपथ ब्राह्मणा में पहली बार मेंशन हुआ, इसका नाम था वेधा। बिहार को किस नाम से मेंशन किया गया? वेधा। इसका मतलब है त्रिहुत मिथिला रीजन, राइट। अब बिहार को कुछ अलग नाम से बोला गया है, वो भी देख लेते हैं। ऋग्वेदा का बना अर्ली वैदिक एज में, ठीक है। ये इसमें बिहार को एड्रेस किया गया है किससे? बिहार को एड्रेस किया गया है कीकत, याद रखना भैया, किससे? कीकत का मतलब होता है इम्प्योर रीजन, इम्प्योर रीजन। इसका मतलब ये होता है। ऋग्वेदा कब है? ऋग्वेदा कब लिखा गया? अर्ली वैदिक एज में। यहाँ पे स्टोन, यहाँ पे आयरन का फाउंडेशन नहीं हुआ था, जंगल था यहाँ पे, तो उससे आगे वो जा नहीं सके, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? कीकत, इम्प्योर रीजन। की उधर जाओगे तो इम्प्योरिटी हो जाएगा, मतलब वही बात हो गया, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो कीकत मतलब इम्प्योर रीजन। अपना बिहार सबसे अच्छा है भाई, कीकत इम्प्योर रीजन। ऋग्वेदा में अर्ली वैदिक एज में बिहार को कीकत कहा गया है, इम्प्योर रीजन, राइट, याद रखना।
शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया वेधा। यार इसे पूछ लेता है यार, फैक्ट से पूछ लेता है इसलिए पढ़ा रहा है। अब हम आते हैं महाजनपद। महाजनपद कितने थे भैया? 16। कितने थे? 16। आपने पढ़ाई होगा उसमें, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा। कितने महाजनपद थे? 16। इसका एविडेंस कहाँ मिलता है? और ये 6th सेंचुरी बीसी में थे, 6th सेंचुरी बीसी में। और इनका एविडेंस कहाँ मिलता है? वही बुद्धिस्ट के एक टेक्स्ट में और एक जैनिज्म के टेक्स्ट में। स्टार्टिंग में बताया था कहाँ से हमें पता चला, लिटरेरी सोर्सेज से हमें क्या क्या पता चला। एक कौन सा बताया था आपको? याद करो भैया, अंगुत्र यार ए बी याद रखो ऐसे, ठीक है। अंगुत्र निकाया, ठीक है। जैनिज्म भगवती सूत्र, ठीक है। भगवती सूत्र याद हो गया आपको? अंगुत्र निकाया एंड भगवती सूत्र, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जैनिज्म अंगुत्र निकाया एंड भगवती सूत्र। महाजनपद पीरियड, अब हम याद करते हैं 16 महाजनपद। ये तो सोर्स थे कि ये सोर्स कहाँ से पता लगा कि 16 महाजनपद थे? 16 महाजनपद का सोर्स हमें पता लगा बुद्धिस्ट टेक्स्ट से जिसका नाम है अंगुत्र निकाय, और जैनिज्म टेक्स्ट से जिसका नाम है भगवती सूत्र। कितने किंगडम थे? 16 महाजनपद थे। अब हम आपको आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। 16 महाजनपद थे, ठीक है। इसमें 16 आप पढ़े होंगे। अब देखो मैं सारा कुछ कवर नहीं करूंगा, इसमें बिहार स्पेशल है तो बिहार स्पेशल ही रखते हैं इसको। तो 3 इंपॉर्टेंट थे 16 में बिहार के प्रोस्पेक्टिव से। एक था मगध, कौन था भैया? मगध। दूसरा कौन था? अंगा, ठीक है। तीसरा कौन था? वज्जी संघ, ठीक है। वज्जी संघ। मगध का कैपिटल कौन सा था? गिरिविराज बोलो या राजगीर। कौन था? गिरिविराज या राजगीर। और अंगा का कौन था? चंपा। और वज्जी संघ का कौन था? वैशाली। गिरिविराज राजगीर मगध का था, अंगा का कौन था? चंपा, और वज्जी संघ का कौन था? वैशाली। अब हम इसको एक एक करके, और एक चीज याद रखो कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैं बता देता हूं आपको। इसमें साउथ में जो है ना एक ही किंगडम था, जो ये 16 थे ना उसका साउथ का सिर्फ एक ही किंगडम था जिसका नाम है अस्मक। क्या नाम है? अस्मका और असाका। इसका कैपिटल क्या है? पोटन या पोटली, जो कि तेलंगाना और महाराष्ट्र मतलब साउथ के रीजन में है। जैसे तेलंगाना का हो गया एरिया, थोड़ा महाराष्ट्र का एरिया ले लो, ये रीजन को क्या कहते हैं? अस्मक या असाका। इसका कैपिटल क्या है? पोटन या पोटली सॉरी। उसके बाद ये कौन सा एरिया है? महाराष्ट्र। और इसका ये सिर्फ एक लौता साउथ का जो महाजनपद था, बाकी सब नॉर्थ में थे। और नॉर्थ में बिहार में कौन से थे? एक मगध, एक अंगा, एक वज्जी संघ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मगध, अंगा और वज्जी संघ को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मगध। पहले थोड़ा 16 थे, 16 में कितने थे? 3 कौन सा था? एक मगध, ठीक है, एक वज्जी संघ, एक कौन सा था? अंगा। अब इसका एरिया आप सोचोगे एक एरिया कौन कौन सा है भैया? ये तो आप सोचोगे ना, ये देखो ये कौन सा एरिया है ना, ये है आपका पटना, गया, नालंदा का एरिया है। पटना, गया, नालंदा, ये एरिया है आपका मगध का। और वैशाली का कौन सा है ना, ज़्यादातर नॉर्थ बिहार का एरिया, जैसे जैसे मुजफ्फरपुर रीजन हो गया, वैशाली रीजन हो गया, जो नॉर्थ बिहार में पड़ता है ना, वो रीजन जो हो गया मुजफ्फरपुर वैशाली रीजन, ये वज्जी संघ का है। और इसके तो 2 है भैया, भागलपुर प्लस मुंगेर, ठीक है। मगध, वज्जी संघ, वैशाली। कैपिटल मगध का कौन सा है? राजगीर। वज्जी संघ का कौन सा? वैशाली। अंगा कौन है? चंपा। इसके रीजन कौन से? पटना, गया, नालंदा का एरिया जो रीजन है वो, मतलब सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट नहीं, और भी रीजन आप एक्सटेंड कर लो 50 किलोमीटर आगे पीछे। फिर वज्जी संघ कौन से हैं? उसके हैं आपका वो मुजफ्फरपुर का रीजन और वैशाली का रीजन। और अंगा में कौन सा है? भागलपुर प्लस मुंगेर, राइट। चलो भैया, अब ये था मुझे बताना, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहले वज्जी संघ के बारे में पढ़ लेते हैं। वज्जी संघ, ये संघ है तो मिलके बना होगा। ये 8 स्टेट से मिलके बना है, जिसको कहते हैं अटकुल। क्या कहते हैं? अटकुल, मतलब 8 कुलों का एक संघ जिसका नाम है वज्जी संघ। इसमें जैसे कि इंपॉर्टेंट है वज्जी हो गया, लिच्छवी हो गया, वेधा हो गया, उग्र हो गया। अब बहुत सारे 8 हैं, 8 मिलके बने हैं। तो आप इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो है भैया लिच्छवी। कौन है? लिच्छवी। इसका कैपिटल क्या है भैया? इसका कैपिटल है वैशाली। इसलिए पूरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रोस्पेरस है, तो जो सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस जिला होता है वही उस स्टेट का, उस चीज का कैपिटल हो जाता है। इसलिए वज्जी संघ का भी कैपिटल कौन सा है? वैशाली। याद रखना, क्योंकि लिच्छवी का कैपिटल कौन सा है? वैशाली, ठीक है, राइट। इसका कैपिटल कौन सा है? वज्जी संघ। और वैशाली सिटी को किसने फाउंड किया था? किंग वैशाल। याद रखना, किंग विशाल ने फाउंड किया था वैशाली सिटी को। ये ऐसी फैक्ट्स के लिए याद रखो। अब जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिच्छवी है ये भाई फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड है भाई, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड।
हम लोग दुनिया में सबसे पहली बार अगर कहीं रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो कौन सा है? लिच्छवी है, याद रखना। लिच्छवी कैपिटल क्या है? वैशाली। ये किसके अंदर आता है? वज्जी संघ। कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट ने मिलकर बनाया वज्जी संघ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिच्छवी, जिसका कैपिटल है वैशाली, इसलिए वज्जी संघ का कैपिटल क्या है? वैशाली। वैशाली को किसने बनाया? किंग विशाल। और इसका ये लिच्छवी जो है वो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड है। खत्म भैया, खत्म। इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा आएगा तो भाई किसी को नहीं आएगा। ये फिर आते हैं मगध में। किस में आते हैं? मगध महाजनपद, मोस्ट पावरफुल अमंग एवरी महाजनपद ऑफ 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा जनपद था? मगध। वो भी कहां था? बिहार में। समझ गए? तो इसके जो इनिशियल कैपिटल आपको पता ही है क्या था? राजगीर। फिर पाटलिपुत्रा हुआ, फिर कहीं और हुआ, बट याद रखो राजगीर। फिर वैशाली भी हुआ मगध का कैपिटल। जब पूरा कैप्चर हो गया, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे हिस्ट्री में तो आपको पता चल जाएगा, बट मगध का कैपिटल क्या है? राजगीर, राइट। फिर उसके बाद आता है, अच्छा राजगीर क्यों कैपिटल बना आपको पता है? राजगीर क्योंकि 5 हिल्स जो था ना राजगीर को, मतलब 5 हिल्स थे राजगीर के जो कि उसको सराउंडेड किया हुआ था, तो आपके कोई इन्वेजन होगा, कोई अटैक होगा, उससे भी बचाता था। वो 5 हिल्स कौन से हैं? इसलिए राजगीर को कहा था लैंड ऑफ 5 हिल्स। याद रखना क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ 5 हिल्स, क्योंकि राजगीर 5 हिल्स से सराउंडेड है। वो 5 हिल्स कौन से हैं? इसलिए राजगीर टूरिज्म प्लेस बना है, क्योंकि हिल्स ही बहुत ज्यादा है वहां पे। एक है रत्नागिरी, याद रखना, रत्नागिरी। दूसरा है आपका सोनगिरी, विभागिरी, ठीक है। रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी और उदयगिरी, और लास्ट है विप्पलचल। रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विप्पलचल। याद रखना ये 5 माउंटेन है जो राजगीर को सराउंड करते हैं, इसलिए राजगीर को मगध का कैपिटल बनाया ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके, राइट। अब हम आते हैं भैया अंगा में, ठीक है। किसमें? अंगा का कैपिटल क्या है भैया? चंपा। ये कौन से स्टेट, कौन सा 2 बताया था मैंने? भागलपुर प्लस मुंगेर मिलके बना है अंगा का कैपिटल क्या है? चंपा, ठीक है। जो वो था ना, अब आप इसको पता है, अब ये याद रखो कि जो लास्ट रूलर था अंगा का था, अब कौन सा था यार? कर्ण था उस, मतलब कर्ण अंगा से रिलेटेड है। अब याद रखना कर्ण जो है अंगा से रिलेटेड है। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण ही था ना? कर्ण ही होगा मेरे ख्याल से, देख लेना आप। लास्ट रूलर जो था ना इसका था ब्रह्मदत्त। इसका लास्ट रूलर कौन था? ब्रह्मदत्त। इसको बिंबिसार जो था ना, अभी पढ़ोगे आगे आप, जब हरियांका का डायनेस्टी आएगा उसमें बिंबिसार आएंगे, इसने उसको हराकर अंग को मगध में कैपिटल में मर्ज कर लिया। तभी तो मैंने बोला कि इसका कैपिटल शिफ्ट होता रहता है, पाटलिपुत्रा, फिर वैशाली तो वज्जी का पार्ट है, फिर कैसे हो गया? क्योंकि इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि ये फिर लास्ट में कंसोलिडेट कर लिया। जैसे जैसे किंग का पावर बढ़ता गया, ये कंसोलिडेट होता गया पावर, और ये जितने अलग अलग थे ये अलग नहीं रहे, अब एक हो गए, ठीक है। अब एक मतलब एक मैं ऐसे बस ये तो कंप्लीट कर लिया। अब एक तो मैप को मैं आप दिखाना चाहता हूँ। देखो ये जैसे बिहार का मैप है ना यार, थोड़ा मैप उल्टा बने तो अब देख लेना। ये जो पार्ट है ना ये वज्जी संघ का पार्ट है, ठीक है, याद रखना। ये पूरा पार्ट वज्जी संघ का है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना ये मगध का पार्ट है। किसका पार्ट है? मगध का। और ये वाला जो है ये पार्ट है अंगा का, याद रखना। ये वज्जी संघ का पार्ट है, ये मगध का, ये अंगा का। वज्जी संघ का कैपिटल वैशाली, मगध का कैपिटल वैशाली यहाँ रहा। वैशाली कहाँ रहा? वैशाली आपका यहाँ रहा। और ये कहाँ रहा? मगध का कैपिटल क्या है? राजगीर, ये यहाँ रहा। अंगा कैपिटल चंपा भागलपुर में, ये यहाँ रहा। समझ गए? ये याद रखना आप, ठीक है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट राइज ऑफ मगध। यहां तक हमने कर लिया। क्या क्या कर लिया हमने? सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार देख लिया हमने, स्टोन एज देख लिया, वैदिक पीरियड हमने कंप्लीट देख लिया। अर्ली वैदिक कब से? 1500 से 1000 बीसी, लेटर वैदिक 1000 से लेकर के कब तक? 1000 से लेकर के 500 बीसी तक हमने देख लिया। ये सारा कंप्लीट हो गया हमें। उसी के बीच लेटर वैदिक में ही हमने क्या फाउंड किया है? आयरन का फाउंडेशन किया है, जिसको हमने स्टोन कट किया आयरन को। तो बिहार को पहले क्या कहा जाता है? कीकट, क्योंकि लेटर वैदिक में, अर्ली वैदिक में वो फाउंड ही नहीं हुआ था, इसलिए उस रीजन को डिस्कवर नहीं किया, इसलिए उसका एक्सटेंड बिहार तक नहीं पहुंचा। इसलिए लेटर वैदिक में उसका एक्सटेंड जब जंगल कट चुका है तब तक बिहार में उसका एक्सटेंड पहुंच चुका है। इसलिए हमें अर्ली लेटर वैदिक का एविडेंस मिलता है कहां पे? गंडक रिवर पे। याद रखना गंडक रिवर के बैंक्स में, जो कि कहां आके मिलता है? हाजीपुर में, गंगा से, राइट। चलो भैया इतना हो गया। अब हम करते हैं राइज ऑफ मगध, क्योंकि मगध तो हमने देख लिया, क्योंकि मगध सबसे बड़ा किंगडम उभर के आया। तो अब मगध के बारे में हम देखते हैं मगध में कौन कौन सी डायनेस्टी उसने रूल करी, क्योंकि एक किंगडम हुआ उसमें अलग अलग टाइम की अलग अलग डायनेस्टी आई। तो आप याद रखना बिहार ऐसे तो आप देखते हो हरियांक, शिशुनाग, मौर्य, उसके बाद था सुंगा, फिर कानवा, ऐसे देखते हो ना। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर रहता है ना, SHM SHK, ये आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हो। बट यहाँ पे एक और डायनेस्टी आ जाएगा जिसका नाम है बृहद्रथ। क्या नाम है? बृहद्रथ डायनेस्टी, ठीक है। बृहद्रथ, हरियांका, शिशुनाग, मौर्य,
सुंग एंड कुशन, फिर तो आपका गुप्ता। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये पूरा कंप्लीट है आपका मगध एम्पायर। हम देख लेते हैं आज, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मगध तक रखेंगे, पार्ट 2 इसका आ जाएगा जो कि बुद्धिज्म से बाकी का हिस्ट्री देखेंगे हम। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि मौर्यन तक तो हम कवर कर लें, क्योंकि लेक्चर हम बड़ा नहीं करना चाहते ताकि वो रिवीजन होने में दिक्कत ना हो। ठीक है, लेट्स कम टू मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में सबसे पहले हमने क्या बताया था? बृहद्रथ डायनेस्टी। क्या बताया था? बृहद्रथ डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन है भैया? बृहद्रथ खुद ही इसके फाउंडर हैं, इसलिए इसका नाम पता, बृहद्रथ डायनेस्टी। इसका एक सन था जरासंध, जो कि बहुत फेमस है। आपने वो महाभारत देखा है जिसमें भीम का लड़ाई होता है, मतलब द्वंद्व युद्ध होता है उनके बीच, और फिर उनको अलग अलग फेंका जाता है, तभी वो कृष्ण जी बताते हैं कि इसको अलग अलग फेंको। आपने देखा है वो चीज़? वो इसी किंगडम का बात कर रहा है, वो यही जरासंध है जिसको किसने डिफीट कराया? भीम ने। महाभारत के भीम ने इसको डिफीट कराया जरासंध को। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? बृहद्रथ डायनेस्टी। ये याद रखो, ये भी बिहार से रिलेटेड है। इसने अपना कैपिटल कहाँ रखा था? राजगीर। ठीक है, क्योंकि वो फर्टाइल सॉइल था, क्योंकि वो गंगा प्लेन्स के आसपास था यार, फर्टिलिटी होता है, एग्रीकल्चर होता था, सारा कुछ होता था वहाँ पे, जंगल था, नेचुरल रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं था, जो चीज़ चाहिए था सब कुछ होता था, प्रोटेक्शन भी मिलता था इन्वेजन से, क्योंकि पानी से भी घिरा हुआ था। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, इसलिए उस कैपिटल को वहाँ रखा गया। कैपिटल ऐसे नहीं बन जाता, कैपिटल बहुत चीज़ सोच के बनता है। ठीक है, याद रखना। और याद ये रखना, पहला रूलर ये, दूसरा ये जरासंध फेमस था यहाँ का, और लास्ट रूलर याद रखना, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट याद रखना चाहिए। लास्ट क्या है? रिपुंजया। लास्ट क्या है? रिपुंजया। पहला क्या है? बृहद्रथ डायनेस्टी, जरासंध, भीमा, राजगीर, और फिर तीसरा है रिपुंजया। कौन है? रिपुंजया। याद रखना ये चीज। अच्छा, लास्ट रूलर कौन सा है उसका? रिपुंजया। याद रखना भैया ये चीज, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब पीवाईक्यू कराऊंगा ना तब दिखाऊंगा अच्छे से कहाँ से आया हुआ है। फिर मैंने बताया था हरियांक डायनेस्टी। हरियांक डायनेस्टी ये तो आपने पढ़ाई होगा एंशिएंट में। हरियांक डायनेस्टी में कौन से थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये आपने पढ़ा है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार कब से कब तक, हरियांक डायनेस्टी कब से कब तक रूल करा है? 544 से लेकर के 412 बीसी तक। कब से कब तक? 544 से लेकर 412 बीसी तक। यहाँ पे ज्यादातर ना मैरिज अलाइंस से ही होता था, जैसे कि किसी ने कहीं शादी कर लिया, जैसे कि हरियांक डायनेस्टी के थे, इसने कोसला देवी जो था वो प्रिंसेस थी कोसला की, उससे शादी कर लिया, वो भी कोई जनपद है, उससे शादी कर लिया, फिर वो उससे मैरिज अलाइंस हो गया तो वो किंगडम उसको मिला। जैसे कोसला देवी से शादी किया तो उसको काशी मिल गया, फिर काशी, जब कोसला देवी डेथ कर गई तो उसके जो प्रिंस थे, जो क्या नाम है उनका, अजातशत्रु, उससे ले लिया काशी, फिर अजातशत्रु ने उस प्रिंस को हराकर फिर काशी वापस ले लिया। तो ऐसा चलता रहा। ठीक है, तो आप याद रखना बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार जो था ये मैरिज अलायंस के थ्रू अपना किंगडम को बढ़ाया। इसकी पहली वाइफ थी कोसला देवी, कोसला की रानी, फिर थी दूसरी चेलना देवी, चेलना नाम था इनका। ये कौन थी? डॉटर थी चेतक की। ये कहाँ थे? किंग थे लिच्छवी के, जो सबसे प्रोस्पेरस था किंगडम, उससे शादी कर लिया। उसको क्या मिला? चेलना कौन थी? वाइफ थी किसकी? बिंबिसार की। इसकी बेटी किसकी बेटी थी? चेतक की बेटी थी। चेतक कहाँ का किंगडम था? लिच्छवी कहाँ है? वज्जी संघ का कैपिटल, वज्जी संघ का सबसे प्रोस्पेरस किंगडम है लिच्छवी, जिसका कैपिटल क्या है? वैशाली। इसलिए वज्जी संघ का भी कैपिटल कहाँ है? वैशाली, ये याद रखना। फिर उसके बाद कुछ इसके फैक्ट्स देख लो बिंबिसार के कुछ फैक्ट्स हैं। बिंबिसार के कुछ फैक्ट्स हैं, ये देख लो आप। एक क्या है ना, चंद्र प्रयोग, इसके रिलेशन थे अवंती के साथ, जो किंगडम था अवंती के साथ फ्रेंडली रिलेशन थे इसके। ठीक है, जब ये अवंती के किंगडम का जो ये इसके साथ फ्रेंडली रिलेशन था ना, ये जब बीमार पड़ा तो बिंबिसार का जो रॉयल फिजिशियन था ना, जिसका नाम था जीवक, क्या नाम था? जीवक, इसने इसको भेजा था ताकि आप इसको क्योर करके आओ, इसको ठीक करके आओ चंद्र प्रयोग को, अवंती का, क्योंकि ये अच्छा दोस्त था। कहाँ का? अवंती का। कौन राजा था? चंद्र प्रयोग। ये इसको किसको ठीक करने, ये बीमार पड़ गया तो इसको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने रॉयल फिजिशियन को भेजा, जिसका नाम है जीवक। कहाँ है भेजा? इसको अवंती भेजा ताकि आप उसके अपने दोस्त को ठीक करके आओ। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब बिंबिसार को क्या है, इसके बेटे ने मार दिया, जिसका नाम है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल याद आ रहा है कुछ? अजातशत्रु ये थे आपके, ये बिंबिसार के बाद आए। ठीक है, उसके बाद जो इसी का कहानी है कि जो घोसला देवी मर गई ना, तो उसके जो उसने जो वो दिया था, काशी दिया था, काशी को वापस मांग लिया, जो कि प्रसन्नजीत था, वो वापस मांग लिया। तो फिर उससे अजातशत्रु ने प्रसन्नजीत से लड़ाई करी और फिर काशी उसने जीत लिया और अपने में एक्यूमुलेट कर लिया। फिर उसी की बेटी से, प्रसन्नजीत की बेटी से, जिसका नाम था वजीरा, उससे शादी कर लिया अजातशत्रु। ये चलता रहता था, मतलब वो फेमस था। मैरिज अलायंस मगध डायनेस्टी में आपको फेमस मिलेगा, मतलब क्योंकि वहां पे मैरिज अलायंस बहुत होते थे। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, अब अजातशत्रु के कुछ, बाकी आपने पढ़ाई होगा एंशिएंट हिस्ट्री में यार सारा कुछ। अब बिहार के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में दो चीज याद रखना है। पहले ये जैनिज्म में थे, फिर इन्होंने बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट करा। किसके इन्फ्लुएंस में शिफ्ट करा, ये याद रखना आप अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अजातशत्रु जो थे, इन्होंने सबसे पहली बार, एक मिनट,
अजात शत्रु ने सबसे पहली बार फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराया, याद रखना भैया। कहाँ पे कराया? राजगीर में, क्योंकि राजगीर मगध का कैपिटल था, इसलिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कराया? राजगीर में। याद है कि नहीं आपको? राजगीर, वैशाली, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोक ने कराया कश्मीर में, कनिष्क ने कराया कश्मीर में, काला अशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया, अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया। याद है ये सब? याद, फिर अभी हम बुद्धिज्म जब करेंगे ना तो सारा कुछ करेंगे, बाकी हमारा रिवीजन हो जाएगा। बट ये याद रखना कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में कराया, ये तो आपने पढ़ा ही होगा 100%। बट ये क्या, ये आप जानते हो कि राजगीर में कहाँ करा? सतपर्णी केव। ये याद रखना, ये चीज़ पूछ देगा, ये आप नहीं पढ़ते होगे आप उसमें, ये याद रखना है, बिहार स्पेशल का टॉपिक है। सतकर्णी केव में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने कराया, कहाँ पे? राजगीर में, याद रखना। फिर उदयन आया। उदयन का एक ही योगदान है कि इसने जो राजगीर कैपिटल था ना, राजगीर कैपिटल था, इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्रा में, ठीक है, पाटलिपुत्रा में। ये था आपका हरियंग डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, हरियंग डायनेस्टी, क्योंकि लास्ट मैंने बताया था आपको पहला कि जैसे कि बृहद्रथ के लास्ट रूलर कौन थे? रिपुंजया। तो हरियंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन सा है? नागदक्षक। लास्ट रूलर कौन है? नागदक्षक, ठीक है, राइट। हरियंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? पहला रूलर तो आपको पता है बिंबिसार, लास्ट रूलर कौन है? नागदक्षक, याद रखना ये चीज, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। हरियंग डायनेस्टी के बाद आता है शिशुनाग। हमने पढ़ा था ना, बृहद्रथ, हरियंग, शिशु, मौर्य, सुंग, कन, गुप्त, गुप्त सुंग, कन, ये सब पढ़ा था ना हमने ये स्ट्रक्चर में। तो ये याद रखना आप। लेट्स स्टार्ट विद सुंगा डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी क्या है? इसमें इसके मतलब इसको किसने एस्टेब्लिश किया? इसको एस्टेब्लिश करा अपने शिशुनाग ने। सॉरी, शिशुनाग डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया? शिशुनाग ने, ठीक है, याद रखना। इसने क्या किया ना, इसका भी एक ही ज़्यादा योगदान है नहीं। इसने क्या किया? पहले पाटलिपुत्र कैपिटल था, इसने फिर वैशाली कर दिया कैपिटल को, ठीक है। इसने कैपिटल को क्या किया? पहला आदमी जो कैपिटल को कहाँ वैशाली शिफ्ट किया वो कौन है भैया? वे है शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी के शिशुनाग हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। उसने फिर, क्योंकि इसने ना बहुत ज़्यादा, जितने जैसे अवस्था हो गया, कौसंबी हो गया, इसको मगध में, क्योंकि जितने भी नए नए रूलर आते जाएंगे ना, वो अपना एक्सपीडिशन करते जाएंगे, जीतते जाएंगे किंगडम को और उसको इसमें समाते जाएंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर का याद रखना, एक तो शिशुनाग हो गया, दूसरा कौन है? काला अशोक, ठीक है। काला अशोक, क्या नाम है? काला अशोक। इसका योगदान क्या याद रखना? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कराया था इसने? वैशाली में, याद रखना, क्योंकि शिशुनाग ने कैपिटल वैशाली कर दिया, तो काला अशोक शिशुनाग डायनेस्टी का रूलर है, तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने कहाँ कराया था? वैशाली में, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी। और उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी जब खत्म हो जाता है तब आता है नंदा डायनेस्टी। अच्छा, उस वक्त में बीच में नंदा डायनेस्टी छूट गया था, वो टर्मिनोलॉजी में याद रखना। नंद डायनेस्टी, इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? महापद्मानंद। और एक चीज याद रखना कि वो शिशुनाग डायनेस्टी का मैंने आपको लास्ट रूलर बताना भूल गया। शिशुनाग डायनेस्टी लास्ट रूलर है आपका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, याद रखना, कौन है? नंदीवर्धन। पहला कौन है? शिशुनाग खुद। शिशुनाग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? नंदीवर्धन। अब आते हैं नंद डायनेस्टी में। नंद डायनेस्टी में जो कि है, इसके फाउंडर है महापद्मानंद। महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद। इसको भाई, इसके नाम है बहुत सारे, ये याद रखना है। इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया था जिसका नाम है इकारत। क्या टाइटल एज्यूम किया था महापद्मानंद ने? इकारत। क्या किया था? इकारत। इकारत, याद रखना, ये पूछा हुआ ये है। और उसको जो है पाली टेक्स्ट में, मतलब इनको पाली टेक्स्ट जो था ना, टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं पाली टेक्स्ट के, पाली में जो लिखे हुए हैं पहली लैंग्वेज में, उसमें इसका नाम है उग्रसेन। क्या नाम है? उग्रसेन, याद रखना। महापद्मानंद, नंदा डायनेस्टी के कौन फाउंडर है? महापद्मानंद। इसके नाम क्या है? इकारत। कौन से हैं? पाली टेक्स्ट में क्या नाम है इसका? उग्रसेन। क्या नाम है? उग्रसेन, याद रखना ये चीज अच्छे से, राइट। अब हम आते हैं, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर है नंदा डायनेस्टी का, उसका क्या नाम है? धनानंद। धनानंद, धनानंद, ठीक है। धनानंद ने क्या किया था ना? धनानंद के टाइम ही सबसे पहला, और ये याद रखना कि महापद्मानंद के टाइम में सबसे ज्यादा एम्पायर का जो मतलब एक्सटेंड हुआ था ना, मगध एम्पायर सबसे ज्यादा अगर एक्सटेंड किया था तो वो सबसे ज्यादा महापद्मानंद के टाइम एक्सटेंड किया था। किसके टाइम में? महापद्मानंद के टाइम में मगध एम्पायर का सबसे ज्यादा एक्सटेंशन हुआ था। वो कलिंगा तक, मैथिली रीजन, पंचाल, काशी, सब जगह तक पहुंच गए थे वो, ठीक है। फिर आता है धनानंद। धनानंद के टाइम ही सबसे पहली बार अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था। याद करो, अलेक्जेंडर झेलम रिवर पे किसके साथ अटैक हुआ था? पोरस के साथ। उसके बाद उसने फिर आगे बढ़ने का सोचा नहीं, ठीक है, उसके, क्योंकि उसके जो सिपाही थे वो बोले कि बहुत थक चुके थे और बहुत मतलब अलग अलग स्टोरी में अलग अलग चीज़ कहानी है कि डर गए थे, क्योंकि धनानंद के बहुत स्टैंडिंग आर्मी था, एलिफेंट्स थे, बहुत सारा थे, उनको पता चल गया तो डर गए थे, इसलिए वापस चले गए थे। बहुत अलग अलग कहानी, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बट ये याद रखो
कि अलेक्जेंडर का अटैक के टाइम कौन किंगडम इंडिया में था, मगध में? वो थे धनानंद, मतलब नंदा डायनेस्टी था, उसके कौन रूलर थे? धनानंद, याद रखना ये चीज, ठीक है। अलेक्जेंडर अटैक, ठीक है। उन्होंने फिर क्रॉस नहीं किया और वापस चले गए रिवर ब्यास। क्या था? रिवर ब्यास। फिर अपना बैठा दिया उसने, मतलब जहाँ तक उन्होंने उसको जीता था वहाँ बैठा दिया, जैसे सेल्यूकस निकेटर हो गया और भी थे, एंड्रोकोटस हो गया, इनको सबको बैठा दिया और बोला कि आप लोग राज करिए तब तक, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब हमने कर लिया है धनानंद तक। फिर धनानंद का एक और चीज़ था कि इसने ना एक मतलब ब्राह्मण बहुत लर्नेड पर्सन थे जिनका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं इनको, ठीक है, विष्णुगुप्त। इनको ना इंसल्ट कर दिया था, इनको अपने कोर्ट में बुला के इनको इंसल्ट कर दिया था। उस इंसल्ट से, क्योंकि धनानंद ना बहुत अत्याचारी भी आदमी था, ठीक है, तो ये सब जीत को देखते हुए चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने एक प्लान बनाया कि एक ऐसा किंगडम लाया जाए जहाँ पे सब प्रोस्पेरिटी हो, सब कुछ तरीके से चले, जैसे अर्थशास्त्र में उन्होंने लिखा है, उस हिसाब से उन्होंने किंगडम सोचा। तो उसने एक ट्रेंड किया, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य, और लास्ट में ये जीत गए और इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कौन सा डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी, याद रखना, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। कौन सा डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी, राइट। अब जो है, अब हम हिस्ट्री में आते हैं मौर्य डायनेस्टी के। मौर्य डायनेस्टी, राइट। मौर्य डायनेस्टी कब से कब तक चला था? 321 से लेकर के 148 BC तक। इसके सबसे पहले रूल चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोका, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे रूलर आए थे, बट आपको इतना याद रखना है कि कौन से क्या क्या थे, ठीक है। इतना तो मेन है, आप याद रखो, ठीक है। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इनका राज था 321 से लेकर 298 BC तक, ठीक है। इनका नाम था सेंड्रकोटस कहा जाता था, सेंड्रकोटस, ठीक है। सेंड्रकोटस किसमें कहा जाता था? जैसे कि जस्टिन एंड स्ट्रोबो एक राइटर थे, उन्होंने इसको नाम कहा कि इसको सेंड्रकोटस भी कहा जाता है, फिर एंड्रोकोटस भी कहा जाता है, तो अलग अलग नाम दिया हुआ था यार, ये सिंपल याद रखो। उसने क्या किया ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त का हेल्प, चाणक्य का हेल्प लेकर लड़ाई लड़ी। अलेक्जेंडर के जो सेल्यूकस निकेटर को बैठाया था ना, इधर सिंध के साइड में, इधर जो एरिया था इसमें बैठा, उन्होंने उसको जाकर हराया है, जिससे काबुल, कंधार, मकरम, हेरात, जो जितने प्लेस थे वो उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये कैप्चर करने के चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट दिया, कितने? 500 हाथी उसने सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट दिया। कितने हाथी? 500 हाथी। ये तो पढ़ाई होगा ये सब अपने एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर उसकी बेटी, क्या नाम था उसकी बेटी का? हेलेन कॉर्नेलिया, ऐसे कुछ नाम था। उसकी बेटी से शादी कर लिया, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखना ये चीज अच्छे से, ठीक है। 500 हाथी किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। किधर? सिंध साइड में, जहां से इसको क्या क्या मिला? काबुल, कंधार, मकरम और हेरात। और गिफ्ट में 500 एलिफेंट मिले। गिफ्ट में उन्होंने 500 एलिफेंट उसको दिया और उनकी बेटी से शादी किया, हेलेन कॉर्नेलिया। और सेल्यूकस निकेटर ने फिर क्या किया? एक एम्बेसडर भेजा जिसका नाम था, अपने फेमस एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा? फेमस एम्बेसडर जिसका नाम है मेगास्थनीस, याद रखना। मेगास्थनीस ने कौन सा बुक लिखा है? इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्रा और पटना और मगध एम्पायर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो कैसे कैसे होगा, राइट। यहां तक कहानी समझ में आ गया आपको? लेट्स रब दिस एंड। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य, एक याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य फिर, क्योंकि 12 बहुत दिन राज करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में फेमाइन आया जो कि 12 साल चला, जिसके कारण वो मतलब उससे उस डर से वो मतलब परेशान हो गए, जिसके कारण उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने घर छोड़ दिया, थ्रोन को हटा दिया और अपने बेटे बिंदुसार को बना दिया राजा। और वो चंद्रगिरी माउंटेन, कौन सा माउंटेन? चंद्रगिरी माउंटेन, राइट। चंद्रगिरी माउंटेन ये कहाँ पे है भैया? सरवनबेला, कर्नाटका में सालेखना करने चले गए। मतलब सालेखना होता है कि जैन धर्म में होता है कि लास्ट फास्टिंग, जब तक आप मर ना जाओ तब तक खाना ना खाओगे, वैसे जैनिज्म में कहा जाता है इसको सालेखना। क्या कर लिए? सालेखना, और उनकी डेथ हो गई। इनका कहानी समाप्त, ठीक है। अब आते हैं बिंदुसार पे। किस पे? बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, राइट। इसके नाम क्या क्या थे भैया? इसके नाम थे अमित्रघाट, सिंहसेन। इसके नाम थे अमित्रघाट और सिंहसेन। अब जैसे कि उसके टाइम बिंदुसार ने मेगास्थनीस को भेजा था, फिर इंडिका के लिए। इसके टाइम में क्या था ना, सीरिया का एक राजा था, सीरिया का नाम था, एक राजा था एंटीकोटस, कोकस ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। उसने किसको भेजा था इसके एम्बेसडर के रूप में? डेमेस्कस, ठीक है। किसको भेजा था? डेमेस्कस। फिर इजिप्ट का एक राजा था, जिसका नाम था पोटलिमी। इसने किसको भेजा था?
डायनोसिसस को, ठीक है। डेमेस्कस को किसने भेजा था? एंटिकोटस। कहाँ का राजा था? सीरिया का, ये याद रखना आप अच्छे से। फिर ना बिंदुसार के राज में ना रिबिलियन हो गया, कहाँ पे? तक्षशिला, उज्जैन में, तक्षशिला में, मतलब वो हो गया, अशांति पैदा हो गया। तो उस रिबिलियन को सप्रेस करने के लिए इसने किसको भेजा? अपने बेटे को भेजा, जिसका नाम है अशोका, ठीक है, अशोका को भेजा, ठीक है। और बिंदुसार कौन से, किसके फॉलोअर थे? याद रखना, बिंदुसार वो जैनिज्म के फॉलोअर थे, उसके पापा चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के फॉलोअर थे। ये किसके फॉलोअर थे? आजीविका सेक्ट। किसके फॉलोअर थे? आजीविका सेक्ट। महाकाली घोष, याद रखना। नियतिवाद, आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन है? महाकाली घोष। मतलब ये किस पे, मतलब इसका फिलोसफी क्या है? नियतिवाद, फेथ एंड डेस्टिनी की इसका फिलोसफी है, याद रखना ये चीज, राइट। चलो भैया, अब ये हो गया बिंदुसार का भी कहानी खत्म। अब हम आते हैं अशोका पे, ठीक है, अशोका पे, ठीक है। बिंदुसार के डेथ के बाद उन्होंने अशोका का राज देख लो, 269 से लेकर के 232 BC है। इसने बिंदुसार के 4 साल डेथ के बाद, 4 साल बाद इसने अपना 4 ईयर्स के बाद थ्रोन किया, अपना थ्रोन मतलब अपने आप को किंग माना, क्योंकि इसने मतलब ये बहुत सारा कहानी है कि उसने अपने 99 भाई को मारा, उसके बाद थ्रोन को कैप्चर किया। बट ये सब पे हमें जाना नहीं है। बट ये याद रखो कि कलिंगा वार जो है ना, कलिंगा वार जो 261 BC में इसने लड़ा, इन हिज 9th मतलब 9वां साल जो इनका चल रहा था रूल का, मतलब पहला जैसे कि 269 में शुरू किया, तो उसका 9वां साल में इसने कलिंगा वार लड़ा, जिसमें उसने इतने ज़्यादा वहाँ पे मृत्यु हुआ ना, उसको देखते हुए उसने मतलब छोड़ ही दिया ये चीज़ की, वॉर के थ्रू जितना कैप्चर किया कर लिया। अब उसने सोचा कि ये चीज़ करना ही नहीं है, उसने मतलब जो एग्रेसिव पॉलिसीज था उससे अपने आप को त्याग दिया था। तो ये चीज़ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये चीज़ आप याद रखना। कलिंगा वार का जो डिस्क्रिप्शन है ना, कलिंगा वॉर का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है? रॉक एडिक्ट जो था ना उनके मेजर रॉक एडिक्ट 13 में लिखा हुआ है। रॉक एडिक्ट 13 में किसके बारे में लिखा हुआ है? कलिंगा वार के बारे में। एक टाइमलाइन इनका देख लेते हैं, ठीक है, एक टाइमलाइन देख लेते हैं। और इनको बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट करने वाला कौन थे भैया? ये थे उपागुप्त, याद रखना। कौन थे? उपागुप्त ने क्या किया? इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया। किनको? अशोका को, याद रखना, राइट। ये सब ना एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। आज एंशिएंट हिस्ट्री आपको लग रहा होगा एंशिएंट हिस्ट्री पे डिवाइस हो रहा होगा आपका, मुझे पता है, बट ये सब आपने पढ़ चुके होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो हम ये आज यहीं तक रखेंगे, अशोका तक। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जितने भी, जैसे बुद्धिज्म हो गया, इसके भी कुछ डायनेस्टी बचे हुए हैं, जैसे सुंग डायनेस्टी बचा हुआ, गुप्ता डायनेस्टी बचा हुआ, ये सब हम कर लेंगे। फिर जैनिज्म हो गया, कुशन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या क्या हिस्ट्री है ये देखेंगे, पाला डायनेस्टी, और एक टॉपिक मेजर लिटरेचर क्या क्या थे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम अशोका के बारे में, अशोका का टाइमलाइन देख लेते हैं हम। जो 9th ईयर था उनका ना, 9th ईयर था, इसमें कलिंगा वॉर। 10th ईयर में जर्नी था इनका, कहाँ पे? याद रखना, 10th ईयर ऑफ हिज रूल ही हैज़ ट्रेवल्ड टू बोध गया में ये गए थे, ठीक है। उसके बाद इनका 13th ईयर में धम्मा, इन्होंने सोचा कि अपने जो भी चीज़ अचीवमेंट हुआ है, जो चीज़ अच्छी बातें, इसको इंस्क्रिप्ट किया जाए। तो इसने धम्म शुरू किया, रॉक एडिक्ट, इंस्क्रिप्शन ऑफ धम्म इन रॉक एडिक्ट, ठीक है, याद रखना। और 14th ईयर में इसने धम्म को बढ़ावा देने के लिए धम्म महामंत्री का अपॉइंट किया। कहाँ का? धम्म महामंत्रा, राइट। और 20th ईयर में फिर इन्होंने जहाँ बुद्धा का जन्म पैलेस था लुम्बिनी, वहाँ गए ये किसके, और वहाँ पे अशोका ने टैक्स को रिड्यूस कर दिया, कितना? 1/8, याद रखना। लुम्बिनी में टैक्स को कितना % रिड्यूस किया? 1/8। जर्नी कहाँ गए? अपने 20th ईयर ऑफ रूल में जर्नी में कहाँ गए? लुम्बिनी। फिर लुम्बिनी के बाद आने के बाद फिर अशोका ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज कराया। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे? पाटलिपुत्रा। इसके हेड कौन थे? मोगलीपुत्र तीसा, याद रखना ये सब चीज आप। यहाँ पे क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। पहला में क्या हुआ था? सूत्र पिटक और विनय पिटक का कंपाइलेशन हुआ था, ये याद रखना ये चीज, ठीक है। पहला में अपने 9th ईयर में कहाँ गया? कलिंगा वार किया उन्होंने। फिर अपने 10th ईयर, क्योंकि यहाँ से उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया कि अब मैं ये सब लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं करना, तो उसने उसके बाद अपने बुद्ध के जर्नी को किसने? उपागुप्त ने उनको कन्वर्ट कराया था बुद्धिज्म में। तो उसके बाद इनकी जर्नी जो है धम्म और बुद्ध के तरफ चला जाने लगा। तो उन्होंने जहाँ जहाँ बुद्ध का जो पैलेस था ना वो वहाँ गए, जैसे कि जर्नी ऑफ बुद्ध गया, जहाँ पे बुद्ध जी को क्या मिला था? निर्वाहन, याद रखना। फिर 13th में इंस्क्रिप्शन ऑफ धम्मा, रॉक एडिक्ट उन्होंने कराया कि ये चीज़ अच्छी बातें अपने लिखवाई, जो बुद्ध की अच्छी बातें थी, जो उन्होंने अपने किंगडम में अपनी किंगडम में किया वो अच्छी बातें। फिर धम्म महामंत्रास, फिर उन्होंने क्या किया? ये धम्मा इंस्क्रिप्शन के बाद 14th ईयर ऑफ अपना इसमें धम्म महामंत्रास मंत्री नियुक्त कर दिया कि ये बढ़ावा देने के लिए धर्म को। फिर 20th ईयर ऑफ इसमें अपने रूल में जर्नी किया इसने, कहा लुम्बिनी, वहां पे टैक्स, वहां पे बुद्ध जी का जन्म पैलेस था, तो उसमें टैक्स कितना रिड्यूस कर दिया? 1/8, याद रखना। फिर 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था आपका पाटलिपुत्रा, क्योंकि उस वक्त कैपिटल था पाटलिपुत्रा, याद रखना ये चीज अच्छे से आप। फिर और एक चीज याद रखना
कि इसने अपने बेटे को, इसका बेटा था महेंद्र और अपने बेटे को संघमित्र, इनको भेजा था कहाँ पे पता है? श्रीलंका। क्या करने? बुद्धिज्म को प्रोपागेट करने के लिए। ठीक है, याद हो गया इतना? हमने देख लिया मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य का रूल देख लिया हमने, इन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद लास्ट में उन्होंने सालाखाना कहाँ ले लिया वो भी देख लिया हमने, चंद्रगिरी माउंटेन, सरवनबेला, कर्नाटका में। फिर बिंदुसार के बारे में देख लिया, फिर हमने अशोका के बारे में देख लिया, कलिंगा वॉर, जर्नी ऑफ बोध गया, इंस्क्रिप्शन, धम्म महामंत्रा, लंबनी 1/8 टेक्स्ट। फिर अपने बेटे को फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में कराया उन्होंने। फिर अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। अपने डॉटर को कहाँ भेजा? श्रीलंका। किसके लिए? बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। और लास्ट मौर्यन रूलर कौन है? क्योंकि हम लास्ट बता रहे हैं तो ये भी सुन लो सब चीज़ का लास्ट, क्योंकि पूछ सकता है लास्ट मौर्यन रूलर कौन है, ये अब स्किप कर देते होगे। लास्ट मौर्यन रूलर है बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया भैया? हमने सोर्स कर लिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का जो लिटरेरी सोर्स था, आर्कोलॉजिकल सोर्स था, ये कर लिया। फिर हमने स्टोन एज पूरा कर लिया। स्टोन एज में क्या क्या किया? पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में क्या क्या किया हमने? याद करो, मुंगेर। नियोलिथिक में क्या क्या किया? चानेर, चिरहन, चेचर, मानेर, सोनपुर, ये सारा किया हमने नियोलिथिक एज में। फिर चालकोलिथिक एज में भी यही पीरियड थे। फिर उसके बाद हमने किया मगध, महाजनपद कितने थे? 16। भगवती सूत्र और अंगुत्र निकाया, याद रखो ये चीज। कहाँ पे? मगध का कैपिटल कौन सा? मगध का कैपिटल राजगीर, और वज्जी संघ का कैपिटल वैशाली। फिर अंगा का कैपिटल चंपा। ठीक है, ये तीनों किंगडम इंपॉर्टेंट है कि बिहार के प्रोस्पेक्टिव से। अब ये क्यों थे, कैसे थे, राजगीर में क्यों थे? राजगीर कितने? 5 हिल से सराउंडेड था। फिर हमने उसके डायनेस्टीज को देखा। फिर हमने मौर्य को देखा, मगध को देखा। मगध के कौन कौन थे? बृहद्रथ को देखा, बृहद्रथ डायनेस्टी को। फिर हरियांका डायनेस्टी को देखा, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन को देखा। फिर उसके बाद हमने शिशुनाग को देखा। शिशुनाग डायनेस्टी में कौन कौन थे? एक शिशुनाग, कालाशोक, ये इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ। फिर उसके बाद शिशुनाग के नंद डायनेस्टी को देखा, महापद्मानंद, धनानंद। फिर उसके बाद हमने मौर्य डायनेस्टी में देखा कौन से? एक थे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोका, फिर लास्ट बृहद्रथ। इतना तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो पार्ट 2 आएगा जिसमें हम कंप्लीट कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियोस, इसलिए हम इतना बड़ा वीडियो रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम, ताकि वो रिवीजन करने में बोरिंग ना हो, पार्ट 2 में हम कंप्लीट कर देंगे पूरा। बाकी हम देखेंगे यहाँ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे, और लास्ट सोर्सेज ऑफ लिटरेचर इन एंशिएंट हिस्ट्री में हम खत्म करेंगे इसको, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में। थैंक यू आप बने रहने के लिए। हमारा यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे पीवाईक्यू क्लासेस होते हैं, जैसे हमने बताया है, आप इसको सब्सक्राइब करें। और बाकी आप बीपीएससी पीवाईक्यू से बने हुए हैं, बीपीएससी एनालाइजर जीएस से बने हुए हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट, जैसे हमने एनसीएंट का न्यू करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स को हम जनवरी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फरवरी का एक वीडियो आ चुका है, नेक्स्ट वीडियो कल या आज शाम तक आ जाएगा। एंड फिर मार्च, फिर अप्रैल, यहाँ सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप बीपीएससी के करंट अफेयर्स को, अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप करंट अफेयर्स के एनालाइजर जीएस के करंट अफेयर्स मॉड्यूल के साथ जा सकते हैं। हम बिहार स्पेशल सीरीज शुरू किए इसको देखते हुए कि एग्जाम वीडियोस बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, बट डिमांड कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है जो एग्जाम का डिमांड है। पढ़ाने का मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम वो डिमांड को देखते हुए ये कोर्स लॉन्च किए, जिसमें हम पॉलिटी हमारा हो चुका है, एक लेक्चर में पॉलिटी कंप्लीट, और उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री जो था उसका पार्ट 1 आ चुका है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाए, मैंने तो सोचा था एक ही में कंप्लीट कर दूं, बट ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 2 में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आफ्टर दैट मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, और मेडिवल हम सेंसस प्लस इकोनॉमिक सर्वे के साथ कर लेंगे। ये छोटा पार्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट।